ही का तमाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन सी खास खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत आज हम करेंगे डिस्कॉम की खबर के साथ। क्यों घाटे में डूबे जा रहे डिस्कॉम्स, बंद होंगे रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स, विदेश से कर्ज उठा रहा एसबीआई, क्यों कर्ज उठा रहा ये जानेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया पहला अनुमान, मानसून का पहला अनुमान आ गया है मौसम विभाग की तरफ से, इसमें जानेंगे क्या खास है। क्यों चढ़ने लगी चीनी और जीरे की कीमत, और कौन जीत गया आईपीएल। चौंकी मत, ये उस आईपीएल की बात नहीं है जो आप देख रहे हैं। आईपीएल के क्रिकेट के मैदान पर जो आईपीएल चल रहा है उसका फाइनल अभी 1 महीना दूर है, लेकिन एक दूसरा मैदान है जहां आईपीएल से ही जुड़ी कोई बाजी थी और जहां एक कंपनी जीतती दिख रही है। क्या ये पूरा मामला है, कौन सा ये फाइनल था, कौन जीत गया, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। आप बस दिल थामकर हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत बिजली की डिस्कॉम्स के साथ। बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां यानी डिस्कॉम्स के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 तक देश भर की सभी डिस्कॉम्स पे कुल 6,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो वित्त वर्ष 19-20 के मुकाबले 24% ज्यादा है। हालांकि कर्ज की ग्रोथ में कुछ कमी आई है, लेकिन कर्ज का आकार बहुत बड़ा हो गया है। 21-22 में डिस्कॉम्स पर अतिरिक्त 33,800 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा, जबकि 20-21 में 85,500 करोड़ रुपए के कर्ज में बढ़ोतरी हुई थी। 85,000 करोड़ का बढ़ा था या 33,000 करोड़ का बढ़ा था, कर्ज बढ़ता जा रहा है। सर, बिजली के बिल तो हम समय से पे कर रहे हैं, बिजली के बिल पे ना करो तो बत्ती कट जाती है, फिर ये कर्ज कैसे बढ़ता जा रहा है डिस्कॉम्स पर। जो बिजली घरों की समस्या पुरानी है। डिस्कॉम का मतलब है वो बिजली वितरण कंपनियां, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, संक्षेप में इनको डिस्कॉम कहा जाता है। वो कंपनियां जो देश के अंदर बिजली बांटती हैं, जो पहले बिजली बोर्ड हुआ करते थे और बाद में वो डिस्कॉम में बदल गए। इनके घाटे पैदा हो रहे हैं उस सब्सिडी से जो सब्सिडी ने देनी पड़ती है। इनके पास जिस बिजली की कीमत पर जो बिजली आपको वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं महंगी बिजली ने खरीदनी पड़ रही है, और इसके अलावा इन्हें बहुत सारी बिजली उन विभागों को और उन जगह देनी पड़ती जहां से इनके बकाए देर से लौटते हैं। और ये जो फिनेंशियल डेफिसिट है बिजली घरों के भीतर, ये अब 6,20,000 करोड़ रुपए के आसपास के कर्ज के लिए मजबूर कर रहा है। इस फिनेंशियल डेफिसिट को पूरे करने का कोई रास्ता पिछले 10 सालों में नहीं निकला। कई बार आप सुनते होंगे बिजली घरों के लिए सरकार पैकेज लेकर आई, एक उदय योजना आई, उसके बाद जब कोविड के दौरान इनको एक और पैकेज दिया गया, लेकिन इसके बाद भी बिजली घरों के इस कर्ज के संकट का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अब वो कर्ज, हालांकि जैसा शुभम ने आपको बताया कि कर्ज बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, कंपनियों को थोड़े बेल आउट पैकेजेस मिले हैं सरकार से, लेकिन उसके बाद भी 6,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज इसमें खड़ा हुआ है बैंकों इनकी बैलेंस शीट में। और ये कर्ज 2 तरीके का है। इसमें कुछ कर्ज बैंकों का है जो उन्होंने बैंकों से ले रखा है अपने संचालन के लिए, और एक कर्ज इसमें बिजली बनाने वाली कंपनियों और कोयला खदानों का भी है। देश भर में तापमान बढ़ने की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है, जिस वजह से पावर एक्सचेंजों पर बिजली के दाम बढ़ गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि तापमान में और बढ़ोतरी होने की स्थिति में बिजली की मांग और बढ़ेगी और उससे बिजली और महंगी हो सकती है। सर, एक्सचेंजों पर बढ़ी कीमतों का आम लोगों के बिल पर क्या असर पड़ेगा। भारत में बिजली का एक अपना बाजार है, पावर एक्सचेंज है, जिस पावर एक्सचेंज पर बिजली ट्रेड होती है, और जिसे हम आमतौर पर जैसे स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, कोई दूसरा बाजार होता है, वहाँ से हम ये अंदाज ले सकते हैं कि भारत में बिजली की कीमत क्या होनी चाहिए। है क्या, ये बिल्कुल अलग है। जैसे हमने आपको बताया कि बिजली कंपनियाँ बिजली की दरों को सरकार के दबाव में सब्सिडी के कारण नियंत्रित रखती हैं। उन्हें बिजली की दरें बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। एक रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसके तहत बिजली की दरें बढ़ती हैं, जो हमने हाल में कुछ राज्यों में बढ़ती हुई देखी। लेकिन पावर एक्सचेंज जो बिजली क्षेत्र में मांग और आपूर्ति की तस्वीर का सही सूचकांक है, वो ये बताता है कि बाजार में बिजली की वास्तविक कीमत क्या है। और मांग, गर्मी बढ़ने के साथ उस पावर एक्सचेंज में बिजली की कीमत 35% तक बढ़ चुकी है, और ये अभी तक के अपने पीक पर है। 6 रुपये पर यूनिट के आसपास, पर किलोवाट आवर यूनिट के आसपास पहुंच चुकी है। यानी औसत अगर अभी ये बाजार पूरी तरह खुला हो और इसमें कीमतें रेगुलेट ना हो रही हो शुभम, तो बिजली कंपनियों को बाजार से 6 रुपये पर यूनिट पर बिजली मिलेगी, जो बाजार में इस समय परिस्थिति दिखाई दे रही है। और अब धीमे धीमे बिजली की मांग गर्मियों में बढ़ती जा रही है। जो सरप्लस पावर होती है वो बिक्री के लिए इस एक्सचेंज में आती है, और जिन राज्य सरकारों को अपने
निर्धारित फीडर से या बिजली वितरण कंपनियों से बिजली नहीं मिलती है, उन्हें इस एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़ती है। यहाँ जो सेलर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो यहाँ सेलर भी हैं, और यहाँ से जो उनको अतिरिक्त बिजली मिलती है वो इस कीमत पर मिलती है। इस वित्त वर्ष में जो ख़त्म हुआ है अभी मार्च के अंत में, भारत के पावर एक्सचेंज में करीब करीब 96.8 बिलियन यूनिट्स की बिजली की ट्रेडिंग हुई है। अब आप इसे ध्यान से इस आंकड़े को समझिए, ये वो बिजली है जो खरीदी गई है। जितनी बिजली बनी और जितनी बिजली के पावर परचेज एग्रीमेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी डिस्कॉम और बिजली घर के बीच हो, उसके अलावा जो बिजली की शॉर्टेज थी वो इस 96-97 बिलियन यूनिट की बिजली की ट्रेड से पूरी हुई थी। हालांकि इसमें पिछले साल ट्रेडिंग में बिजली की ट्रेडिंग के मात्रा में या वॉल्यूम में कमी आई थी, लेकिन बिजली की बढ़ती कीमतें हमें बता रही हैं कि यदि बिजली घरों को या तो डिस्कॉम्स कीमतें बढ़ाएंगे आने वाले समय में, बिजली महंगी होगी, जिसकी कोशिश शुरू हो गई है, कुछ राज्यों में हो गई, कुछ राज्यों में बढ़ाकर वापस ले लिया गया है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे पहले की खबर पर जाइए उनके घाटे और उनके कर्ज बढ़ते जाएंगे। यानी कि वो दुष्चक्र जो बिजली क्षेत्र को घेरे हुए पिछले कई साल से, उसका कोई निस्तारण अभी फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। तमिलनाडु में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स बंद हो जाएंगे। राज्य के गवर्नर ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि गेम्स को बंद करने के लिए नियम अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इनको लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद गेम पर प्रतिबंध लगाने के नियमों पर कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध पर राय लेने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद राज्य विधानसभा में गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पास किया जाएगा। गवर्नर को अब इसकी मंजूरी गवर्नर ने अब दी है, ये बिल पहले पास हो चुका था। सर, गेमों के बाजार पर, खेलों के बाजार पर इसका कैसा असर पड़ेगा? तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है देश का जहां पर ऑनलाइन गेम्स, हर तरीके के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें कि गैम्बलिंग की संभावना दिखाई देती है। इसमें जैसे शुभम ने रमी और पोकर का नाम लिया, इसके अलावा जो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम भी हैं, जो कि क्रिकेट के नाम पर या बाकी खेलों के नाम पर खेले जाते हैं, वो भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से एक किस्म की सहमति दिखाई दी राजनीतिक दलों में तमिलनाडु विधानसभा में ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और ये एक खास किस्म की शुरुआत है, क्योंकि भारत के राज्यों को यह अधिकार है कि वो अपने यहाँ लॉटरी और ऑनलाइन गेम्स और जो छोटी मोटी गैम्बलिंग्स हैं उनकी इजाज़त दें या ना दें। तमिलनाडु ने इसकी पहल कर दी है। भारत के कई राज्यों में पर भी यह दबाव है कि वे इस तरीके का फैसला लें। इधर भारत की जो विशाल गेमिंग इंडस्ट्री है, उसे ये फैसला स्वाभाविक सी बात है कि पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनकी काफ़ी स्टेक्स हाई हैं और वो शायद इस फैसले को चुनौती देंगी। यहाँ दुविधा ये है कि केंद्र सरकार फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग को लेकर टैक्सेशन के नियम तो बना रही है, पर इसके साथ जुड़े हुए सवालों को लेकर अभी कोई नियम स्पष्ट नहीं है। तो ये बात राज्य सरकारों पर निर्भर करती है कि वो अपने यहाँ किस तरह से इन गेम्स को रेगुलेट करेंगी। तो तमिलनाडु ने रेगुलेशन के रास्ते में आगे बढ़ते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर, टैक्स चोरी पकड़ने का भी एक मामला आया था ऑनलाइन गेमिंग का एक बड़ा मामला खुला है, जो और इस पूरे बिजनेस पर इस कारोबार पर सवाल उठाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने यह पाया है कि भारत में काम करने वाली जो ज़्यादातर गेमिंग कंपनियां हैं, इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है 2019 से 2022 के बीच में। और ये देखिए, कानून में जब छेद होते हैं या कानून में बड़ी चूक होती तो हमें दिखाई देता है। ज़्यादातर भारत में गेम और ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग जैसे सुविधाएं देने वाली कंपनियां शुभम भारत में रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। ये सारी कंपनियां किसी न किसी टैक्स हेवन से चल रही हैं। इसमें साइप्रस है, मॉरिशस है, केमन आइलैंड है, ऐसी प्रमुख टैक्स हेवन है जहां पर दुनिया के टैक्स कानून लागू नहीं होते, क्योंकि उन टैक्स हेवन ज्यूरिडिक्शंस के अपने कानून हैं। और इन्होंने भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए यह माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है। यानी इन ऐप्स के जरिए या इन ऑनलाइन गेम्स को खेलने वाले लोग मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के हिस्से में बने रहे हैं। इन्होंने इनके प्लेयर्स की कमाई पर ना तो कोई इनकम टैक्स पता चलता है और ना वो कोई डिक्लेयर होता है, क्योंकि वो कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरीके के गैम्बलिंग गेम में जो आप कमाई करते हैं, उस कमाई के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं होता। ये अपने आप में 12,000 करोड़ रुपए का टैक्स एवेजन या टैक्स की चोरी है, जो पकड़ी गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से, और वो इसकी पड़ताल और इसकी जांच शुरू कर रहे हैं। इधर इससे जुड़ा हुआ एक जुड़ी खबर एक और साथ में हम समझ सकते हैं कि भारत में अभी जीएसटी के काउंसिल ने भारत में गेमिंग पर टैक्स के नए स्ट्रक्चर की तैयारी भी शुरू कर दी है। जिस नए टैक्स स्ट्रक्चर में 18% जीएसटी लगाया जाएगा उन खेलों पर जहां थोड़ी दक्षता कुशलता की
की ज़रूरत है और 28% GST लगाया जाएगा उन पर जहाँ चांस से, अवसर से आपको पैसा मिलता है। अब यहाँ भी वही स्थिति बनती दिखाई दे रही जो क्रिप्टो के साथ थी कि क्रिप्टो करेंसी वैध है या अवैध है, पूंजी है या RBI के हिसाब से वो पूंजी या गलत है, इस पर कोई कानूनी व्यवस्था साफ नहीं है। एक तरफ सरकार का एक हाथ केमन आइलैंड और टैक्स हेवन से चलने वाली गेमिंग कंपनियों में टैक्स चोरी ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ सरकार इन पर टैक्स की नई व्यवस्था भी बना रही है, लेकिन इनकी वैधता को लेकर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने कहा है कि वे वित्त वर्ष 23-24 के दौरान इंटरनेशनल बॉन्ड के जरिए $2 अरब जुटाने की योजना बना रहा है। 18 अप्रैल के बाद बैंक की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें बैंक का बोर्ड पूंजी जुटाने पर फैसला लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी पूंजी जुटाने के लिए पूरे वित्त वर्ष के दौरान बैंक की तरफ से अलग अलग किश्तों में बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इन बॉन्ड के जरिए विदेश से $2 अरब का कर्ज जुटाया जाएगा। सर, ऐसा क्यों करने जा रहा है? देश में क्यों नहीं जुटाया जा रहा है कर्ज? ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली, और बैंकों की सेहत को लेकर आप उस खिचड़ी के एक चावल को यहाँ से पकड़ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक, हर तरह से भारत का सबसे बड़ा बैंक विदेश से $2 बिलियन की पूंजी उठाने जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये $2 बिलियन की पूंजी बॉन्ड्स के जरिए उठाई जाएगी और उसे अलग अलग किश्तों में लाया जाएगा, ऐसा SBI की तरफ से संकेत दिया गया है। ये बता रहा है कि भारत के बैंकों में पूंजी की चुनौती कितनी बड़ी है। और यहाँ इस पर एक चीज़ समझना और ज़रूरी है कि SBI ने अभी हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए, 3,717 करोड़ रुपए एग्जैक्टली टायर 1 बॉन्ड के जरिए भी उठाए थे, जिस पर कूपन रेट था 8.25%। भारत के बैंकों के पास पूंजी की जो कमी है, उसके कारण अब उन्हें कर्ज देने के काम के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और इस पूरी तस्वीर को आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि भारत के कई बैंक, 4-5 बैंक पिछले 2-3 महीनों में अपने AT1 बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठा चुके हैं, जिनमें 9% तक की ब्याज दरें दी गई, जबकि ब्याज दरों में गिरावट की संभावना दिख रही। और स्टेट बैंक जैसा देश का सबसे बड़ा बैंक अभी बाजार से 8.25% पर कर्ज उठाकर लाया, लेकिन अब भारत का कर्ज इतना महंगा हो चला है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, विदेश से कर्ज लेने जा रहा है। वहाँ भी कर्ज सस्ता नहीं है, पर भारत से सस्ता है क्योंकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो वहाँ भी अब कर्ज की वो स्थिति नहीं है जो 2018 या 2019 में थी। इस बात का संकेत है कि भारतीय बैंकों की पूंजी चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर कल हमने आपसे चर्चा भी की थी कि रिजर्व बैंक की दुविधा सबसे बड़ी है कि अगर ब्याज दरों में भी तत्काल कमी शुरू होगी तो जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो डिपॉजिट्स आना रुक जाएंगे। केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है, उसने पिछले 2 साल से बजट से बैंकों को कोई पूंजी या कोई कैपिटल इन्फ्यूज़न नहीं किया है। ये पूरी परिस्थिति किस दिशा में जाएगी? बैंक जो विदेश से जो बाहर से कर्ज ले रहे हैं या भारत से महंगी दरों पर जो कर्ज उठा रहे हैं, इसकी सर्विसिंग कैसे करेंगे? इसकी तस्वीर हमें अगले 5-6 महीने में, साल भर में पता चलेगी कि बैंकों ने अपने खातों में कितना कर्ज बाहर से ले रखा जो इतना महंगा है कि जब ब्याज दरें कम होंगी तो उसकी सर्विसिंग कैसे की जाएगी। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने के बाद संभावना बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में रिजर्व बैंक अब पॉलिसी दरें नहीं बढ़ाएगा और साल के अंत तक पॉलिसी दरों में कटौती शुरू हो जाएगी। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा था। सर, ब्याज दरों में कमी की कितनी गुंजाइश दिख रही है? दुविधाओं के बीच रिजर्व बैंक झूल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि अभी जो हमारे पास आंकलन आ रहे हैं मानसून को लेकर, महंगाई को लेकर, वे बता रहे हैं कि अभी महंगाई का एक बड़ा दौर आ सकता है इस साल। अगर महंगाई का बड़ा दौर आएगा तो रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कमी करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जैसा हमने शुरुआत में बताया कि ब्याज दरों में कमी अब सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूंजी की आपूर्ति को या उसकी मांग को सहारा देना है। ब्याज दरों में कमी के जो नकारात्मक असर है वो बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देने लगेंगे। सरकार के लिए बॉन्ड यील्ड में कमी आई, हमने देखा कि जैसे ही रिजर्व बैंक ने पॉज किया वैसे ही भारत में बॉन्ड यील्ड 7% और उससे नीचे आ गई। तो बॉन्ड यील्ड में कमी इस बात का संकेत है कि बाजार मान रहा है कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, लेकिन बैंकों के पास डिपॉजिट्स लाने के लिए उन्होंने जो ऊंची ब्याज दरें कर रखी हैं डिपॉजिट्स पर, उनमें अगर कमी शुरू हुई तो फिर बैंकों के लिए बचत जुटाना मुश्किल होगा। से आज एक बैंक ने अपनी शॉर्ट टर्म के MCLR में कटौती भी की, HDFC बैंक ने, जिसको संकेत के तौर पर माना जा रहा है कि बैंक के देख रहे हैं कि शायद ब्याज दरों में कमी होगी, पर इतना आसान नहीं है। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में ब्याज दरों में कमी का संकेत नहीं दिया था, पॉज का संकेत दिया था। अपना स्टांस जो कि मौद्रिक भाषा में महत्वपूर्ण माना जाता है, नजरिया क्या रहेगा, वो नजरिया आज भी हॉकिश है। बैंक का मानना है कि परिस्थितियां जैसा निर्देश करेंगी वैसा किया जाएगा। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, ये जो सारे आकलन शुभम आ रहे हैं वो इस बात पर आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने 6% की महंगाई दर पर बैठे हुए पॉज का फैसला लिया है। ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि रिजर्व बैंक, भारत में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर बनी हुई, उसके बाद भी रिजर्व बैंक ने महंगाई से, लड़ाई से हाथ से पैर पीछे खींचा है, जो इस बात का संकेत है
कि शायद रिजर्व बैंक अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो उसी स्थिति में करेगा जब महंगाई की दर 6.5-7% के आसपास पहुंच जाए, यानी महंगाई में एक बड़ी उछाल आएगी तब रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर पर नहीं है और महंगाई की लड़ाई रिजर्व बैंक एक तरह से पिछले एक साल में हार गया था, उसके बाद भी ब्याज दरों में कमी की गई। तो यहाँ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर महंगाई की दर 6.5-7% के आसपास आती है तो रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनेगा, नहीं तो रिजर्व बैंक अब इंतजार करेगा पॉज के साथ एक अलग अलग मौद्रिक पॉलिसीज़ में अक्टूबर तक, कम से कम जब तक मानसून और एल निनो का असर खत्म नहीं हो जाता। निजी संस्था स्काईमेट के बाद भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को वर्ष 2023 के लिए मानसून का पहला आधिकारिक अनुमान जारी किया। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में इस साल मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूरे सीजन के दौरान 96% बरसात होने का अनुमान लगाया है। मानसून सीजन के दौरान अगर 96 से 104% तक बरसात होती है तो उसे सामान्य मानसून कहा जाता है। पूरे मानसून सीजन में औसतन 87 सेंटीमीटर बरसात होती है। इस साल मानसून सीजन में 17% संभावना सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होने की, जबकि 16% संभावना सूखे की है। मानसून सीजन में अगर 90% से कम बरसात होती है तो उसे सूखा माना जाता है, सूखा घोषित किया जाता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मानसून सीजन के दौरान एल नीनो की संभावना है। एल नीनो की वजह से मानसून सीजन में कम बरसात की आशंका बढ़ जाती है। सर, कल स्काईमेट ने कहा कि मानसून सामान्य से कम रहेगा, मौसम विभाग कह रहा है सामान्य रहेगा। क्यों है ये अंतर? दोनों आकलनों को अगर आप करीब से देखें, सुर्खियों से नीचे जाएं और आंकड़ों को करीब से खोलकर पढ़ने की कोशिश करें तो दोनों ही एक जैसी बात कर रहे हैं। प्राइवेट एजेंसी के पास एक कहने की सुविधा है कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से बताया कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा। और सरकारी मौसम विभाग तात्कालिक तौर पर यह नहीं कह सकता अभी कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा, यह सूखे की संभावना स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, शायद इसलिए उसने इस बात को घुमाकर कहा। पर आप दोनों प्रतिशत देखिए, स्काईमेट का कहना है 94% और इसका कहना है 96%, 2% का, और ये पहला अनुमान है। इसके बाद अभी 2 अनुमान और आएंगे, जबकि मानसून अभी सेट इन भी नहीं हुआ है, मानसून अभी आना भी नहीं शुरू हुआ है। तो फर्क देखें तो 2% का फर्क है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के विज्ञान में 2% का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं होता, यानी दोनों ये मान रहे हैं कि 96% और 94% के आसपास रहेगी। फिर दूसरे बड़े आंकड़े पर जाइए प्रतिशत में। स्काईमेट का कहना है कि भारत में सूखे की संभावना 20% है, आईएमडी का कहना है 16% है, 4% का फर्क यहां दिखाई देता है। इसके अलावा स्काईमेट ने बताया कि भारत में वर्षा का वितरण असमान रहेगा। आईएमडी ने अपने भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मानसून पर भारत के मौसम पर एल नीनो का असर साल के दूसरे हिस्से में, मानसून के दूसरे चरण में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में दिखाई देगा और तब ये स्पष्ट होगा कि मानसून भारत में मौसम में बारिश की स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर एल नीनो एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एल नीनो के जो पुराने इतिहास हैं वो मिश्रित हैं, लेकिन ताज़ा इतिहास एल नीनो का ये बताता है 2014 के आसपास कि जब भी एल नीनो आता है, तापमान बढ़ता है तो पूरी दुनिया में लैटिन अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मौसम में बड़े विचलन होते हैं और बड़ी परिस्थितियां प्रभावित होती हैं। तो एल नीनो को आईएमडी भी मान रहा है और एल नीनो को स्काईमेट भी मान रहा है। स्काईमेट के अनुमान थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इसके अनुमान थोड़े कंजर्वेटिव हैं, पर मोटे तौर पर यह साल बारिश के लिहाज से, मौसम के लिहाज से कमज़ोर रहने वाला है अगर आप इन अनुमानों को करीब से देखें। पर सामान्य मानसून क्या है, ये अपने आप में एक दिलचस्प पहली बन चुका और पुराने आंकड़े इस बारे में कुछ और ही बताते हैं। तो सर, ये सामान्य मानसून की गुत्थी सुलझाई कैसे जाए फिर? भारत में मानसून सामान्य नहीं है। एक तो पहली चीज़ है कि भारत में मानसून के 3 अनुमान आते हैं। पहला अनुमान है जिससे हमको थोड़ा बहुत मोटा मोटी जानकारी मिलती है, फिर उसके बाद जब आप दूसरे अनुमान के करीब आते हैं तो पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, बादलों की परिस्थिति क्या है, समुद्र में मानसून कैसे बनना शुरू हुआ, और फाइनली जब हमारे पास लॉन्ग पीरियड का अनुमान आता है और पता चलता है कि परिस्थिति क्या है। अब आप सामान्य मानसून के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए, और जिससे लगता है कि सामान्य मानसून होना दरअसल सामान्य नहीं है। मानसून में कुछ भी सामान्य नहीं। पूरे मानसून के पिछले 5 साल के आंकड़े को अगर आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि हर साल लगभग अब मानसून की शुरुआत देरी से होती है। जो प्रमुख इलाके हैं वहाँ पर बुआई में देरी होती है, आंशिक सूखे की स्थिति होती है, और मानसून जब विदा होता है तो बाढ़ छोड़कर जाता है, भारी बाढ़ छोड़कर जाता है। पिछले साल में ही अगर आप देखें तो भारत के 36 जो मौसमी सब डिवीज़न थे उनमें 18 में ज़रूरत से कम बारिश हुई। ये पिछले साल का आंकड़ा, 2022 का आंकड़ा है। अभी मैं और डिटेल में आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था, तो जो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 साल में सामान्य बारिश वाले जो मौसमी सब डिवीज़न हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। यानी भारत के अधिकांश इलाकों में सामान्य बारिश के वाले जो हिस्से हैं वो धीमे धीमे कम हो रहे हैं। कुछ ही हिस्से ऐसे बचे हैं, कुछ ही राज्य ऐसे बचे हुए हैं जहां आप लगातार लंबे समय तक बारिश को सामान्य देखते हैं।
अधिकांश राज्यों में अगर आप इस आंकड़े को करीब से देखें, जो पिछले साल मौसम विभाग अपने हर साल आंकड़ों में जारी करता है, तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर इलाके वो हैं जहां या तो सामान्य से ज़्यादा बारिश हो रही है, सामान्य से कम बारिश हो रही है। और इसलिए मानसून की आमद सूखे के साथ होती है और मानसून की विदाई बाढ़ के साथ होती है। और सितंबर अक्टूबर में आने वाली बाढ़ आमतौर पर एक स्थायी समस्या बन गई है। तो ये सामान्य परिस्थिति तो नहीं है। ज़्यादा बड़ी चुनौती बुवाई के समय होने वाला सूखा नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती कटाई के समय, हार्वेस्ट के समय, मानसून की समाप्ति के समय आने वाली बाढ़ है। और इसका आंकड़ा तो और भी चुनौतीपूर्ण है। मानसून की समाप्ति पे होने वाली जो वर्षा रही है पिछले 5 साल में, वो औसत से 47% ज़्यादा रही है। यानी जब मानसून विदा हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पानी बरसा कर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम मानसून की छाया में आधा भारत सूखा झेलता है और आधा भारत बाढ़ झेलता है, आंकड़े ये बताते हैं। तो सामान्य शब्द को थोड़ा सा आपको एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए जब भी मौसम विभाग ये कहता है कि मानसून सामान्य, क्योंकि वर्षा का वितरण बुरी तरह असमान है पूरे देश में। जीरे की कीमत आसमान पर पहुंच गई है और जिस वजह से मसालों की महंगाई भड़कने की आशंका है। सोमवार को देश की सभी प्रमुख मंडियों में भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सोमवार का भाव 46,000 रुपये प्रति क्विंटल का था। इसी तरह गुजरात की ऊंझा मंडी में सोमवार को अधिकतम भाव 45,000 रुपये दर्ज किया गया। मंडियों में भाव ज़्यादा होने की वजह से जीरे का थोक भाव भी बढ़ेगा और धीरे धीरे ये रिटेल मार्केट तक भी पहुंचेगा। सर, क्यों बढ़ रही है जीरे की महंगाई? अब मौसम के असर के कारण जीरे के उत्पादन में इस बार गिरावट होने की संभावना है। जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से हर साल जो जीरे का उत्पादन है वो करीब 3.85 लाख क्विंटल के आसपास होता है। इस साल वो करीब 2.75 लाख क्विंटल के आसपास होने की संभावना है और ये उत्पादन में बड़ी गिरावट है। जीरा भारत का एक महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइस है जिसका इस्तेमाल भारत में खाने में हर राज्य में होता है और भारत का एक बड़ा निर्यात भी है और इसलिए हमें जीरे की कीमत में तेज़ी दिखाई दे रही है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखिए, पिछले पूरे 1 साल हमने भारत में मसालों की कीमत में, भारत के थोक खुदरा मूल्य सूचकांक में 10 से 12% की इन्फ्लेशन देखी है, जो लंबे समय बाद दिखाई दी कि भारत में मसालों की, स्पाइसेस की इन्फ्लेशन भी दहाई के अंक में पहुंच गई है। उसमें जीरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। अभी तक नियंत्रण में चल रही चीनी की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली और ये आगे चलकर और बढ़ सकती है। बीते 1 महीने के दौरान चीनी के मिल का भाव, एक्स मिल का भाव जिसे कहते हैं, 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है, जिस वजह से थोक बाजार में भी भाव बढ़ा है। थोक बाजार में कीमतें बढ़ने की वजह से रिटेल मार्केट में भी चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। सर, चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ने लगे? चीनी के दाम बढ़ने के जो तात्कालिक संकेत मिल रहे हैं वो गर्मी के मौसम में और मौजूदा परिस्थिति में मांग बढ़ने के कारण है। हालांकि चीनी के स्टॉक में या उत्पादन में उतनी बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक जो गर्मी के मौसम की मांग बढ़ी है उसके कारण चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और ये खाद्य महंगाई का जो एक बाहर उससे पहलू था वो भी उसमें शामिल हो गया है। हमने पिछले 1-2 साल में भारत में खाद्य महंगाई में चीनी को शामिल होते नहीं देखा। चीनी की कीमतें पिछले 2 साल से लगातार स्थिर हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के अंदर चीनी की कीमतों में बहुत तेज बढ़ोतरी दिखाई दी है बाजार में, मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण। और शायद यही वजह है कि सरकार ने निर्यात को लेकर सख्ती बना रखी है और अब आज ऐसी परिस्थिति में निर्यात को लेकर शायद सरकार फिलहाल अभी कोई बड़ी उदारता नहीं दिखाएगी। केंद्र सरकार इस बार के खरीफ सीजन से फसल बीमा योजना के नए प्रारूप को लागू कर सकती है। पुराने प्रारूप में सब्सिडी का खर्च बढ़ने की वजह से कई राज्यों ने फसल बीमा योजना से अपने हाथ खींच लिए थे, जिस वजह से योजना का कवरेज कम हो गया था। लेकिन नए प्रारूप में राज्यों को 2 विकल्प दिए जाएंगे जिनके आधार पर बीमा कंपनी किसानों को मुआवजे का भुगतान करेगी। सर, नए विकल्प क्या हैं ये? सरकार फसल बीमा योजना को नए ढांचे में लेकर आ रही है। फसल बीमा योजना की सफलता और असफलता को लेकर तमाम सवाल उठे थे। इससे पहले CAG की रिपोर्ट में भी यह सवाल उठे थे कि इस बीमा का बहुत ज़्यादा लाभ लोगों किसानों को नहीं मिला है, प्रीमियम तो वसूल किया गया। और अब जबकि मौसम ख़राब हो रहा है, हमने अभी बेमौसम बारिश देखी और उसके बाद एल निनो का खतरा है, मानसून कमज़ोर होने का खतरा है, तो फसल बीमा की ज़रूरत और इससे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। सरकार जो नई पॉलिसी लेकर आई है उस पॉलिसी का नाम दिया गया है कप एंड कैप। इस मॉडल में इंश्योरेंस कंपनीज़ को 2 अलग अलग बैंड्स के अंदर, 2 अलग अलग वर्गों के अंदर क्लेम्स का भुगतान करना होगा। या तो उन्हें कलेक्ट किए गए प्रीमियम का 60 से 130% देना पड़ेगा या 80 से 110% देना पड़ेगा। अगर 60% से नीचे है तो जो उन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया है उसे वो सरकार को वापस करेंगी और अगर ये भुगतान 110% से ऊपर है यानी 130% तक है तो प्रीमियम या जो हर्जाना दिया जाएगा या जो भुगतान किया जाएगा क्लेम का वो पैसा सरकार इन्हें देगी। सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि इस स्कीम को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश शुरू की जाए
जाए। नई गाइडलाइंस आ रही हैं, कृषि मंत्रालय ने सारे राज्यों से कहा है कि वो रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी शुरू करें और अपने यहाँ बीमा कंपनियों से इस संदर्भ में बात करना शुरू करें। रबी के इस मौसम में तो इस फसल बीमा योजना के नए प्रावधानों का लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि जो 2023 का इस साल का जो खरीफ क्रॉप साइकिल है वहाँ से इस पर क्रियान्वयन शुरू हो सकता है। एक बार फिर फसल बीमा योजना को नए सिरे से बदलने की कोशिश की जा रही। कैसा इसका फ़ायदा मिलता है ये हमें बाद में पता चलेगा। 2018-19 में जो क्लेम टू प्रीमियम रेशियो था फसल बीमा योजना में वो करीब 98.3% था, लेकिन उसके बाद इसमें तेज़ी से गिरावट आई क्योंकि फसल बीमा उतना सफल नहीं हुआ, लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, तो जो क्लेम टू प्रीमियम रेशियो था वो घटकर 54% के आसपास रह गया था। फसल बीमा योजना की तरह सरकार पशु बीमा योजना में भी बड़ा बदलाव कर सकती है, क्योंकि मौजूदा पशु बीमा योजना में खर्च ज़्यादा होने की वजह से बीमा की कवरेज बहुत कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 1% से कम पशुओं का बीमा है। मौजूदा पशु बीमा योजना में बीमा राशि का करीब 4.5% सालाना प्रीमियम के तौर पर चुकाना पड़ता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पशु बीमा का लाभ उठाने वालों का आंकड़ा ना के बराबर रहा था। इसके लिए संसदीय समिति ने संबंधित मंत्रालय को लताड़ भी लगाई थी। सर, अब इसमें क्या बदलाव होगा? सरकार फसल बीमा योजना के साथ ही पशु बीमा योजना को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। एक तो इसमें कई सारे और प्रावधान भी शामिल किए जा रहे हैं। जो क्लेम है उसका आकार बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसके पैमाने में किसी एक परिवार को जितने पशु और अलग अलग पशुओं का बीमा मिलने का प्रावधान या विकल्प दिया गया था उसे भी उदार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये योजना शुरुआती स्तर पर है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। कैसे फसल बीमा योजना के साथ जोड़ा जाएगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसा शुभम ने आपको बताया कि पशुधन बीमा योजना का बहुत ज़्यादा लाभ लोगों ने नहीं लिया, और इसकी ज़रूरत उस समय सबसे ज़्यादा महसूस की गई थी जब पिछले साल हमने भारत में लंपी स्किन के कारण भारत में पशुधन में बड़े पैमाने पर बीमारी देखी थी। अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। सबसे बड़ी खबर आज, जैसा मैंने आपको बताया था, आईपीएल है। आईपीएल का जो फाइनल है वो अभी क्रिकेट के ग्राउंड पर होना है 28 मई को। मई के आखिरी में जाकर पता चलेगा आपको कि आईपीएल का विजेता कौन है। लेकिन क्रिकेट के मैदान से इतर टेलीकॉम के बाजार में एक और लड़ाई छिड़ी है, जिसके केंद्र में दरअसल आईपीएल ही है। हुआ यह है कि जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल मैच दिखाए जाने के खिलाफ टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने रेगुलेटर ट्राई का दरवाजा खटखटाया है और डीटीएच और ओटीटी पर एक सर्विस एक समान शुल्क की मांग की है। दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल मैच देख रहे हैं, जबकि डीटीएच और केबल टीवी पर दर्शकों को शुल्क लगाना पड़ रहा है। और जियो को पर क्योंकि फ्री में आईपीएल मिल रहा है तो लोग बड़ी संख्या में जियो पर इस आईपीएल को देख रहे हैं। सर, ये पूरा मामला क्या है? पहले तो राइट्स बिके थे, जब राइट्स बिक गए थे सबने राइट्स खरीदे, सब दिखा रहे हैं। ये अजीब सी गफलत हुई है बाजार में। आज जो आईपीएल को एंजॉय करने वाले लोग हैं, जो आईपीएल देख रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि बाजार में मैदान पर क्रिकेट की टीमों के बीच जो रस्साकशी है, जो खींचतान चल रही है, उससे ज़्यादा बड़ी खींचतान टेलीकॉम बाजार में शुरू हो गई। भारत के टेलीकॉम बाजार में वैसे भी 2 कंपनियां, और उसमें एक कंपनी जियो सिनेमा या जियो आईपीएल के साथ क्लियर कट फायदे में, एडवांटेज में दिखती। हो यह रहा है कि जियो सिनेमा के पास आईपीएल मैचेस के डिजिटल राइट्स हैं और डिज्नी स्टार के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, यानी इसका प्रसारण जो टीवी चैनलों के जरिए डीटीएच के जरिए किया जाएगा उसके राइट्स डिज्नी स्टार के पास हैं और जियो सिनेमा के पास डिजिटल राइट्स हैं। जियो सिनेमा ने अपने मोबाइल ग्राहकों के लिए, जिनके पास जियो ऐप है, उनके लिए ये पूरा मैच फ्री खोल दिया है, जो पहली बार हुआ है भारत में कि आईपीएल के सारे प्रसारण फ्री देखे जा रहे हैं। जबकि डिज्नी स्टार के पर टीआरआई के नियम लागू होते हैं और डिज्नी स्टार 19 रुपये तो कम से कम अतिरिक्त लेगी ही, और अगर आपके पास डिज्नी स्टार के बाकी पैकेज हैं जो पूरा बुके है तो आपको अलग से पैसे देने होंगे, तब आपको आईपीएल का मैच दिखाई देख सकते हैं। और इसके बाद पूरे बाजार की तस्वीर बदल गई। भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खेलों में से एक क्रिकेट का प्रसारण मुफ्त जियो सिनेमा के ग्राहकों को मिल रहा है। एयरटेल ने, जो कि दूसरी बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी है, जो स्पष्ट रूप से इसमें नुकसान में दिख रही है, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ है जो इंगेजमेंट है जियो सिनेमा के ऐप के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, डाउनलोड ज़्यादा बढ़े हैं, लोगों ने आईपीएल का कंज्यूम करना जियो सिनेमा से शुरू किया है। एयरटेल ने इस बात को लेकर टीआरआई में शिकायत की है और टीआरआई में ये कहा है कि ये जो डिफरेंशियल रेगुलेशन है, जो अलग अलग तरीके का नियम है एक ही जैसे इवेंट को, एक ही जैसे कॉन्टेंट को प्रसारित करने के लिए, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के बीच मतभेद करता है, जो उनके ऐप्स के बीच में मतभेद करता है। और इसलिए एक ही जैसा नियम डीटीएच, केबल टीवी
और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाए। अभी तक सोचा नहीं गया था क्योंकि TRAI मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए अलग नियम बनाता है और DTH केबल टीवी के लिए अलग नियम बनाता है, और इसलिए इस IPL के बाजार में जियो ने फिलहाल ग्राहक जुटाने में बाजी मार ली और एयरटेल को पीछे छोड़ दिया। सर ये गफलत इसी वजह से हुई क्योंकि ये राइट्स अलग अलग बेचे जा रहे थे? दोनों तरह से राइट्स अलग अलग बेचे जा रहे थे, पर राइट्स बेचते समय शायद ये जो रेगुलेशन में फ़र्क है वो नहीं देखा गया। अब उसमें जियो सिनेमा का तर्क ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से जो भी कंटेंट डिलीवरी के प्लेटफॉर्म और डिजिटल तौर पर दिखाने के राइट्स उसको मिले हैं, तो इसलिए वो जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे वो अपने तरह से इस मैच का सीधा ब्रॉडकास्ट कर सकती है। लेकिन ये बात रेगुलेटर्स को समझना, शायद रेगुलेटर्स इस बात को ध्यान रखना भूल गए कि इस कंटेंट तो सेम है और एक कंटेंट एक विंडो से फ्री मिल रहा है और दूसरे विंडो से पेड मिल रहा है, तो जो पेड कंटेंट दे रहा है उसे इसका नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो ये जो भारत में जो क्रॉस मीडिया ओनरशिप है उनको लेकर जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें भी कई सारी उलझने हैं, और ऐसी स्थिति में IPL के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं और IPL के जो डिजिटल राइट्स हैं वो खींचतान में फंस गए हैं। सर अब आपको लगता है क्योंकि अब ये शिकायत पहुंची है ट्राई के पास, बीच में कोई बदलाव की संभावना है? 1 महीने मैच को टूर्नामेंट खत्म होने में रह गए हैं, फाइनल मैच में 1 महीना बचा हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि तत्काल तुरंत भारत में टेलीकॉम रेगुलेटर इस पूरे मामले में कोई दखल करेगा, क्योंकि फिलहाल अभी मैच के बीच में ये सारी चीज़ें बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें इंतज़ार है कि जो भारतीय एयरटेल ने शिकायत की है उसके बदले जियो ने जो TRAI को अपना जवाब दिया है और बाकी ऑपरेटर्स ने जो जवाब दिया है, इस पर TRAI की प्रतिक्रिया क्या आती है। एक और खबर है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कि सुस्त सब्सक्राइबर ग्रोथ और मोबाइल दरों में ज़्यादा बढ़ोतरी ना होने की वजह से मार्च तिमाही के दौरान देश के टेलीकॉम सेक्टर की कमाई पर असर पड़ सकता है। जैसा हमने आपको कल बताया था कि हर रोज़ मनी सेंटर में अब हम एक सेक्टर पर बात करेंगे कि नतीजे आएंगे, उसका क्या असर देखने को मिल सकता है। कल बात थी IT की, आज बात है टेलीकॉम की। GM फाइनेंशियल के विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च तिमाही के दौरान टेलीकॉम कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 0 से 4% के बीच रह सकती है और EBITDA मार्जिन की ग्रोथ भी घट सकती है। कंपनियों को 5G सेवा में विस्तार के लिए खर्च करना पड़ा, जिस वजह से उनकी ग्रोथ प्रभावित होने की आशंका है। सर ये साल मुश्किलों वाला है? मुश्किलों वाला साल या तो कंपनियों के लिए होगा या कंज्यूमर्स के लिए होगा। अगर आप कंपनियों के आंकड़ों को करीब से देखें तो इस साल की अगली तिमाही यानी पहली जो तिमाही शुरू हो रही है, वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है, इसमें टेलीकॉम कंपनियों को अपनी दरों में और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, अगर उन्हें अपने रेवेन्यूज़ को बेहतर करना है। एयरटेल के स्टॉक को अभी भी एयरटेल के 1 महीने पहले तक एयरटेल के स्टॉक्स को भी बाजार में काफ़ी पिटाई देखने को मिली थी, क्योंकि एयरटेल के रेवेन्यू आकलन भी दबाव में दिख रहे हैं। रेवेन्यू आकलन बाकी कंपनियों के भी दबाव में है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो 5G के विस्तार में कंपनियों को बड़ा निवेश करना पड़ रहा है, नए नेटवर्क लगाने पड़ रहे हैं, और उस परिस्थिति में उनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है उनमें गिरावट आ रही है। तो या तो कंपनियों के मार्जिन्स कम होंगे, उनके मुनाफे कम होंगे, नतीजतन उनके स्टॉक्स पर असर पड़ेगा बाजार में, खासतौर से एयरटेल जैसी कंपनी के स्टॉक पर असर पड़ेगा, या कंपनियों को उत्तरोत्तर इस पूरे साल अपने यहाँ टैरिफ में या टेलीकॉम दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। यानी कि टेलीकॉम दरों में बढ़ोतरी होने के साथ उनके वॉल्यूम में, उनके पास डेटा के कंजम्पशन में भी कमी आ रही है, और इसलिए टेलीकॉम कंपनियां एक गहरे असमंजस में इस समय फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। IBC के तहत फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने अपनी रुचि दिखाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूचर रिटेल के लिए कुल 49 आवेदन आए हैं, जिनमें रिलायंस रिटेल के साथ अदानी ग्रुप भी शामिल हैं। सोने की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी की वजह से सोने के निवेशकों का रुझान सॉवरेन बॉन्ड स्कीम की तरफ बढ़ा। इस स्कीम के तहत आए निवेश का आकार पहली बार 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है, और गोल्ड के मौजूदा भाव को देखें तो 50,000 करोड़ रुपए के निवेश में करीब 85 टन सोना खरीदा गया होगा। देश में सोने का आयात को लेकर हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2015 में ये योजना लॉन्च की थी। तीसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने TDS यानी स्रोत पर काटे जाने वाले कर को लेकर फैसला दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि करदाता की तरफ से काटे गए TDS को देरी से जमा करने पर आयकर कानून की धारा 271C के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि राजस्व विभाग को दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना चाहिए। दरअसल आयकर कानून की धारा 271C TDS कटौती में विफल रहने पर जुर्माने से जुड़ी है। एक और खबर, आर्थिक सुस्ती की वजह से मार्च तिमाही के दौरान दुनिया भर में कंप्यूटर की शिपमेंट
घट गई है, वो भी 29%। शिपमेंट का घटना मतलब कि आ ही नहीं रहे, मतलब बिक नहीं रहे। मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा सेंटर यानी आईडीसी के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही के दौरान दुनिया भर में 5.69 करोड़ कंप्यूटर की शिपमेंट हुई है। 2022 की मार्च तिमाही में यह आंकड़ा 8.02 करोड़ का था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में दिलचस्प आंकड़ा आया है। वैसे इस आंकड़े के हिसाब से अगर आपको देखें तो आपको दिखाई देगा कि 50,000 करोड़ का बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सरकार की स्कीमों में सोना कलेक्ट हुआ है, 85 टन। पर अगर इस आंकड़े के भीतर जाकर देखें तो वैल्यू वाइज, मूल्य के आधार पर ये आंकड़ा बड़ा दिखता है। भारत की दोनों स्कीमों में, दोनों महत्वपूर्ण स्कीमों में अगर पिछले साल की तुलना में देखें, चूँकि गोल्ड मॉनेटाइजेशन की या गोल्ड के कलेक्शन की दोनों स्कीमें हैं, जो मॉनेटाइजेशन स्कीम है उसमें दरअसल निवेश घटा है। 730 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है 2023 में, जो कि 2022 में 1390 करोड़ रुपए का था, यानी कम सोना लोगों ने इसमें रखा है। पर वैल्यू वाइज अगर आप देखें सोने की कीमत बढ़ने के कारण तो उसकी कीमत ज़्यादा दिखाई दे रही। सेम वही वजह गोल्ड बॉन्ड की भी है। गोल्ड बॉन्ड्स में भी 2022 में 12,808 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे गए थे, जिनकी बिक्री इस साल 2023 में जो साल खत्म हुआ है उसमें 11,700 करोड़ रुपए रह गई है। यानी गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम्स को में लोग सोना तो रख रहे हैं, लेकिन 2022 जैसा उत्साह नहीं है। बाजार में कीमतें बढ़ी हुई हैं और इसलिए सोने की को बाजार में बेहतर कीमतों के लिए शायद बिक्री के तौर पर ज़्यादा बेहतर विकल्प माना जा रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। लेकिन कल दोपहर 2 बजे आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवीण वाजपेयी जी और आपके तमाम सवालों के जवाब देंगी। 2 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। 9311211874 पर अपने सवाल भेजिए। और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर अपने सवाल भेजिए। मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपकी बात सीधे कराएगी हमारी एक्सपर्ट प्रवीण वाजपेयी जी से। म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई सवाल है, बहुत फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, बहुत ऐसा मौका है जब आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हैं इस साल की शुरुआत से तो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंक्रीमेंट लगाए और टॉपअप डालना चाहते हैं, नई सिप शुरू करना चाहते हैं, तमाम ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में होंगे, तो आप कल दोपहर 2 बजे पूछ सकते हैं। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा